इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी कहीं ना कहीं बड़े अटकलें खड़ी कर रही है और ये अटकलें इसलिए भी क्योंकि भारत के नेवी एडमिरल चीफ हरि कुमार जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी से युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बड़े बयान के बाद एक बार फिर भारत की तैयारियों को लेकर भी यहां पे चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी घटिया चालों से भारत को हमेशा घेरने की कोशिशों में जुटे रहते हैं और इस समय जिस तरह से पाकिस्तान में हालत खराब है और वो कहीं ना कहीं माहौल को डाइवर्ट करना चाहता है, उसे लेकर निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उसका जो आका चीन है वो कुछ ना कुछ ऐसी खुराफात जरूर करना चाहेगा जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम में एक मैसेज जाए कि उन्हें भारत से लड़ने के लिए एकजुट होना है। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी इसमें डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी एक साथ चीज़ें इसमें शामिल हैं और इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारत की तैयारी क्या है, कि वाकई में हिंद महासागर में चीन की जो मौजूदगी है उससे भारत को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है, युद्ध की कितनी आशंका है और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो भारत की तैयारियां किस तरह की है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर आशुतोष चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल एसपीएस खुराना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सबसे पहले एयर कॉमोडोर सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये जो चीन की जो मौजूदगी यहाँ पर हिंद महासागर में है, जिसे लेकर हमारे एडमिरल साहब ने जो बयान दिया है, इसे हमारे लिए कितना सतर्क होने का ये विषय है? देखिए, चाइना की शुरू से पॉलिसी रही है कि हिंदुस्तान को सब तरफ से घेरा जाए। उसने इसीलिए श्रीलंका का हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है। हालांकि ऑन पेपर वो व्यावसायिक यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है, लेकिन आगे जाके उसका रूप कुछ भी बदल सकता है क्योंकि श्रीलंका ने अभी तक उनके पैसे वापस नहीं किए। इसी तरीके से आप देखें तो धीरे धीरे करके वो जो हिंद महासागर है, यदि हम उसको ब्रॉडली ले लें, इंडो पैसिफिक ले लें जी, तो वो ये पूरा का पूरा आप ये समझिए कि जो दुनिया का एटलीस्ट 70 to 80% व्यापार जो इसी मार्ग से होता है। इसी मार्ग पे कब्जा करना हर एक को, हमारे लिए, सबके लिए, हर कंट्री चाहती है कि हमारा इन्फ्लुएंस रहे। नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर जो भी एक्सप्लॉइट लोगों ने करने हैं, एक्सप्लोर करने की क्या क्या है यहाँ पर। और चाइना का शुरू से सिद्धांत रहा कि हमें घेरा जाए। उसने सिर्फ यहाँ श्रीलंका में नहीं किया, उसने जाके गल्फ कंट्रीज़ की तरफ भी कई सारे कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट किए हैं। हम लोग भी इस दिशा में डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश यही है कि जो वो चाल चल रहे हैं हम उसका काउंटर कर सकें, क्योंकि ये खेल जो है बहुत शतरंज की तरह है कि आप चाल चलते हैं, फिर आप इंतज़ार करते हैं ठंडे दिमाग से, और ये इस तरह से पूरी कंट्री अपने आप को तैयार करती है लॉन्ग टर्म एम, नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लिए तैयार करती है। खुराना सर, आपसे समझना चाहेंगे, चीन एक तरह से ताइवान पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा हुआ है, वहां पर वो अभ्यास करता है, युद्धाभ्यास करता है और ताइवान की जो वायु सीमा है उसका भी उल्लंघन करता है। तो एक मोर्चा उनसे ऑलरेडी वहाँ पे खोल के रखा हुआ है। अमेरिका को वैसे ही वो आंखें दिखा रहा है, जापान को वैसे ही वो तीखी निगाहों से देख रहा है, साउथ कोरिया को भी वो धमकाता रहता है, उत्तर कोरिया के जरिए उसको जो है सपोर्ट करता है। तो एक साथ इतने मोर्चे पर चीन जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और उसके बाद हजारों नॉटिकल दूरी पर वो हिंद महासागर में भी भारतीय नौसेना को चुनौती दे रहा है। कैसे देखते हैं आप? ये आपने सही कहा आशुतोष, चाइना के पास चुनौतियां बहुत हैं और चाइना अपने तरीके से, आप देखिए, हर तरफ से एक्सपेंशन में लगा हुआ है।
खाली भारत के साथ नहीं, बाकी भी जो साउथ चाइना सी के कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी है जी। यदि हम इसको लॉन्गर टर्म में देखते हैं तो चाइना की पॉलिसी नेवल साइड से भी बहुत मजबूत हो रही है। आप देखिए यूएई से लेकर बोर्नियो तक ये पूरा रास्ता है, इसमें 17 एयरपोर्ट चाइना बना रहा है, जिसमें से कीनिया का जी, जिसमें से सूडान का, जिबूती का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का और इधर बांग्लादेश का, एंड करते करते मलक्का जो कि बोर्नियो में है, यहाँ तक इसने 17 पोर्ट्स बनाए हैं। और इन 17 पोर्ट्स में से 8 ऐसे देश हैं जो इसके कर्ज के नीचे आ गए हैं। ना इन 8 में से उसने जिबूती जो अदन की खाड़ी में है, जिसमें उसने अपना पहला मिलिट्री बेस भी बना लिया है। ये अदन की खाड़ी है जब आप इंडियन ओशियन में प्रवेश करोगे मोड़ के पास में, और ये स्वेज कैनाल में जाने का भी रास्ता है, तो गल्फ से निकलने वाला तेल भी वहाँ से निकलेगा। तो आप सोचिए कि ना उसने जो पहला बेस मिलिट्री का वहाँ पर बनाया है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में। दूसरा, चाइना ये भी जानता है कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका है अपनी मदरलैंड को सेव करना, और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि दादागिरी को बढ़ाना। बिकॉज अभी देखिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन इकोनॉमिकली एंड मैन पावर में भी, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट वाइज रिसोर्स में वीक पड़ा है, और ये भी जानता है कि जो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी धीरे धीरे इकोनॉमिकल ग्रिप में आ रहे हैं। अब राइजिंग पावर कौन बचा? इंडिया और चाइना जी, और दूसरा उधर यूएस को। यदि ये चाइना इंडिया को कंट्रोल करने की किसी तरह कोशिश करेगा तो ये इसके पास में एक बहुत पॉजिटिव एज मिलेगी इसको जी। यदि हम नेवल पावर में देखें तो हमारी जो नेवी है उसका बजट उनके बजट से तकरीबन 1/4 है, करीब 1/4 के करीब है। और दूसरी तरफ उनके पास जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, फ्रिगेट्स हैं और डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं, वो करीब हमसे 4-5 गुना ज़्यादा हैं जी। इसके साथ एक और मैं बता दूं आपको कि नेवी, चाइनीज़ नेवी ने अंडर वाटर ड्रोन भी है उनके पास में, जो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास में नहीं है। जब ऐसे वाले ड्रोन फायर किए जाते हैं ना, तो पूरे के पूरे इतनी पानी की जैसे ज्वार भाटा आ जाता ना, बहुत ऊंचा, मतलब आप ये मान के लिए 8 से 10 मीटर ऊपर पानी चढ़ जाएगा सी का, ये उस तरह का एक्सप्लोजन कर सकते हैं और पूरा का पूरा पोर्ट आपको डुबो सकते हैं। ये कैपेबिलिटी उनके पास में उन्होंने एक्वायर कर लिया है। ये अभी केवल 3 कंट्री के पास में है, वो है रशिया, यूएस एंड तीसरा चाइना। जब मिलिट्री पावर बढ़ती है तो आदमी अपने आप को सुपर पावर समझने लग जाता है। पैसा साथ में होगा तो होगा, एंड देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। और मेरे को उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो इंडिया को मद्देनजर रखते हुए करेगा कि जो इंडियन ओशियन पे रूल करेगा वही वर्ल्ड में रूल करेगा। इंडियन ओशन एयर कॉमोडोर साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चला है, और चाइना लगातार जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, खासतौर पर श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान का ग्वादर जो बंदरगाह है उसको भी वो लगातार अपने कंट्रोल में रख रहा है। तो एक माला सी पिरो रहा है, और ये अगर हमारे निगाह से देखा जाए उसके लिए भले ये माला हो, लेकिन हमारे लिए फंदा है जो लगातार हमारे आसपास वो कसता जा रहा है। भारत की तैयारियों को अगर हम यहाँ पर देखें, निश्चित तौर पर हमारे जवानों की शौर्य में तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन अगर हम टेक्निकल वाइज देखा जाए, तकनीकी तौर पर हम कितने सक्षम हैं चाइना के इस कुटिल चाल का जवाब देने के लिए? देखिए, यदि आप ध्यान से देखें तो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। जब वहाँ से नेवी उनकी जब इधर आती है तो उनको इंडोनेशिया के ऊपर मलाइका, स्टेट ऑफ मलाइका पार करना पड़ता है, और उसके ही ऊपर जो एक पोर्ट है जिसमें भी इंडिया ने अपना मिलिट्री बेस अभी बनाया नहीं है, मतलब पहुँचे हैं वहाँ तक, जिसके लिए वार्निंग भी दी है चाइना ने कि आप मिलिट्री नहीं रखेंगे इस पर। उसके ठीक आगे 700 किलोमीटर पे हमारे अंडमान निकोबार वाले आइलैंड्स हैं जहाँ हमारी मिलिट्री प्रेजेंस है। तो कुल मिला के ये इतना आसान चाइना के लिए नहीं होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान को भी लगातार वो सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के लिए अंडमान निकोबार पास है जी, पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट कर रहा है चाइना। नहीं,
पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी पाकिस्तान को दे रहा है। तो अगर चाइनीज आर्मी के लिए, चाइनीज नेवल स्ट्रेंथ के लिए भले ही इंडियन ओशन काफी दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट से वो काफी पाकिस्तान से भी काफ़ी डिस्टेंस पड़ जाता है, क्योंकि हमारे बेसिस हैं जैसे अंडमान निकोबार है, ये लगभग 1162 के आसपास किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है जी। और अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया पड़ता है लगभग 800 किलोमीटर जी। हमारी चूंकि फिजिकल प्रेजेंस है वहाँ पर, मिलिट्री प्रेजेंस है, और अब इंडोनेशिया में भी शायद हो सकता है कि जो पोर्ट हमने लिया है उसमें भी हम मिलिट्री प्रेजेंस कर लेते हैं। तो यदि आप देखें, स्टेट ऑफ मलाइका बहुत ही छोटा सा रूट है। उस रूट पे दुनिया का 70% व्यापारिक जहाज निकलते हैं। वो यदि वहाँ लड़ाई यदि होती है, तो यदि जहाज बड़ा सा कोई जहाज खराब हो जाता है या लड़ाई में टूटता है, और जब लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पे टूटेंगे ही, कोई डूबेगा, कुछ होगा, तो रास्ता ही बंद होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। वहाँ से भी यदि आप काउंट करते हैं चाइना, तो उनकी वहाँ तक आने के लिए भी चाइना की जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। वेयर एज हम इसमें फ़ायदेमंद हैं, हमारी सप्लाई लाइन्स इंटरेक्ट रहती हैं, उनको मुश्किल होती है। मेरे ख्याल से वो लोग इस जगह पे आके लड़ाई छेड़ने पे वो प्रेशर बिल्डअप करेंगे। वो अपना लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, वो लड़ने के लिए नहीं आएंगे। यदि उनको लड़ना ही होगा, जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है उसकी, बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो वो आपके लद्दाख में, अरुणाचल में, ये यहाँ खेलेंगे। ये आपको समुद्र में ले आके लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं। जहाँ उनको टैक्टिकल फायदा हो रहा है, जहाँ उनको जहाँ वो लड़ सकते हैं। नेवी पे जब समुद्र में आप लड़ाई लड़ते हैं तो आपके सपोर्ट में भी दूसरे देश, आप देखिए, आपने कई कंट्रीज के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप युद्धाभ्यास करते रहते हैं। क्वाड कंट्रीज जो हैं, क्वाड कंट्रीज, उसके अलावा भी कई कंट्रीज हैं जिनके साथ रेगुलर करते हैं। लेकिन जो तवांग में या फिर पहाड़ के ऊपर जो लड़ाई होगी, इसमें और कोई कंट्रीज के सोल्जर्स नहीं आके आपको सपोर्ट करने वाले, वहाँ पे आप अकेले हैं। क्योंकि आप ये 18,000 फीट से ऊपर कोई कंट्री की सैनिक जो है ट्रेन नहीं है लड़ने के लिए, सिर्फ हम लोग ही हैं। तो वहाँ पे सियाचिन भी आप ही लोगों के शौर्य से हमने हासिल हम किया। बैठे हुए तब से। जी जी। तो यदि वो करेगा तो वो थल की तरफ करेगा, पानी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि पानी की तरफ इस ओपन एरिया, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी अपने शिप भेज सकते हैं। यदि पाकिस्तान इधर से भेजेगा तो हमारी तरफ से भी कुछ लोग आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आसान है भेजना। पहाड़ों पे लड़ाई लड़ना किसी के बस की नहीं है, वो हमें ही लड़नी है। वो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, दैट इज ऑल। खुराना सर, अगर नेवल स्ट्रेंथ की हम कंपेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तराजू में तोलते हैं, हालांकि देखिए हौसलों का कोई जवाब नहीं होता। अगर हम तराजू में तोलते तो रूस के आगे यूक्रेन तो कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा समय तक यूक्रेन टिका हुआ है विद लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्रॉम द नेटो कंट्रीज ऑल्सो, बट इवन दो यूक्रेन सोल्जर्स आर फाइटिंग अगेंस्ट द रशियन आर्मी, तो कहीं ना कहीं उनका हौसले की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, और भारतीयों का हौसला तो सबसे ऊपर है। लेकिन अगर हम ऑन पेपर अगर स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो वेयर वी स्टूड एज कंपेयर टू चाइना नेवल स्ट्रेंथ? देखिए, यदि हम पेपर पे बात करें तो पेपर पे चाइना टाइगर है, पर कोई भी वॉर, हम अभी नेवल वॉर की बात कर रहे हैं, कोई भी वॉर खाली इक्विपमेंट्स पे निर्भर करती है। आपके पास शिप्स कितने हैं, आपके पास फ्रिगेट्स कितने हैं, आपके पास में डिस्ट्रॉयर कितने हैं, सबमरीन कितनी है, न्यूक्लियर सबमरीन कितनी है, कितना आपके पास मिसाइल पावर है, क्या आप कर सकते हो। बट उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। एक होता है जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा आपका टैक्टिकल फैक्टर जो फैक्टर है उसका वो, तीसरा आपकी स्ट्रेटजिकल फैक्टर जो आपकी स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करते हो, चौथा स्मार्ट अलायंसेस, एंड पांचवा द ट्रेनिंग ऑफ योर ट्रूप्स। ये 5 फैक्टर होते हैं जो इनके साथ मिलके, इक्विपमेंट के साथ मिलके आपकी विनिंग एंड लूजिंग डिसाइड करते हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये है ज्योग्राफिकल एडवांटेज। इंडियन ओशियन, जैसा कमोडोर साहब ने बताया कि ये मलाक्का स्टेट्स के बाद में होता है। 800 किलोमीटर का स्ट्रेच है मलाक्का स्टेट्स का, और उसमें से इंडिया हमेशा, क्योंकि अंडमान निकोबार जस्ट पास में है, अंडमान निकोबार हमारा एक एडवांटेज पॉइंट है, ये चाइना भी जानता है और उसको काउंटर करने की भी सोच रहा होगा। उनके पास भी अपनी टैक्टिस होगी, बट उसको मालूम है कि काउंटर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां मलक्का से निकल के आपको काउंटर करना, जबकि वो दुश्मन आपके मुंह के सामने बैठा हुआ है कि आपने गर्दन निकाली नहीं कि मरोड़ दी। बट एक चीज जरूर है, यदि हम
पूरी तरह से मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक नहीं भी कर पाए, पर कुछ दिन के लिए हमने ब्लॉक कर दिया, मान के चलिए चाइना की सांस फूलने लग जाएगी। बिकॉज उनका जो 70 पता है पूरा तो वर्ल्ड ट्रेड होता ही है, 80% उनकी एनर्जी डिमांड इसी से जाती है। और इनके पास में अभी रशिया से ये लोग गैस ले रहे हैं पाइप से, बट ये लोग तेल नहीं ले पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जो इनका जो तेल के पाइपलाइन नहीं बिछे हैं, क्योंकि जो गैस है वो ईस्टर्न रशिया में है उसके सोर्सेस, और वेस्टर्न रशिया में अभी उसके सोर्सेज हैं ऑयल के। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब यदि बात बन जाती है तो लंबी सी पाइपलाइन खींच के एक बार चाइना में ले आए और तेल ले लें। जिस दिन ये चाइना कर लेगा, एक अपना रिसोर्स बना लेगा, क्योंकि पूरा वेस्टर्न एरिया जो उनका है वो ऑयल का है, और बना लेगा, तब इसको मलक्का पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अभी तो फिलहाल हिंदुस्तान अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए है जी। भारत इस समय कमोडर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही कि ऑयल इसमें बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है। कहीं ना कहीं भारत को रशिया से काफ़ी फायदा हो रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई उसमें कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं उसमें बड़ी तादाद में जो है रशिया का ऑयल आ रहा है और उससे यूरोप वापस से ले रहा है, और उसके लिए काफ़ी खर्चा भी कर रहा है यूरोप उसके लिए, जैसे भारत को मतलब काफ़ी इसमें फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन कई कंट्रीज़ हैं जो ख़ासतौर पे पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है वो इस पर एतराज़ जता रहे हैं कि इनडायरेक्टली वही तेल, रशियन तेल ही हम हमारे रिफाइन करके ज़्यादा कीमतों में बेच रहे हैं। तो प्रतिबंध का तो कोई मतलब रह नहीं। ये इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि उसमें खाली इंडिया नहीं बेच रहा, रशिया ने अपनी एक कंपनी भी वहाँ बना दिया गुजरात में, पूरी एक अपनी फैक्ट्री जैसे कहो कि रिफाइनरी लगा दी है, और उसने जॉइंट वेंचर भी किया है इंडियन कंपनी के साथ में। अब मेरे को उसका अभी नाम याद नहीं है, बट उस कंपनी के साथ उन्होंने अलायंस करके अब रशिया उसको तेल और सस्ता दे रहा है। जो अपनी कंपनी है, कंपनी टू कंपनी है, वो कंपनी जो ऑयल प्रोड्यूस करती है और वही कंपनी यहाँ पर अपने यहाँ भेजती है, वही रिफाइन होके वो बेच रही है, आगे बेच रहे हैं। एयर कमोडर साहब, कहीं ना कहीं हथियारों का भी बड़ा महत्व रहता है। भारत भी लगातार अपने DRDO के जरिए और तमाम आयात भी कर रहा है और खुद से भी सेल्फ जो है वो सस्टेन कर रहा है, उसको काफ़ी टेक्निक को जो उसमें एम्प्लॉय कर रहा है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या भारत में विश्व को चौंकाने की क्षमता है हथियारों के बारे में, क्योंकि जिस तरह से नेवल स्ट्रेंथ की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो तमाम जो युद्धपोत हैं जिसमें कहीं ना कहीं उसमें एयर स्ट्रिप भी बनी हुई है जिससे टेक ऑफ करते हैं, तो क्या भारत में अब वो क्षमता आ रही है जिस तरह से हम आने वाले समय में चीन हो या कोई दूसरा बड़ा मुल्क हो उससे हम चुनौती दे सकते हैं? हमारी क्षमता ऐसी, हमारे पास वो तकनीक है जो पूरे विश्व को चौंका सकते नहीं, ये तो सिर्फ भारत के पास ही है। तकनीक भी है, मैन पावर भी है, ट्रेन मैन पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। और जैसा आपने बताया अभी विमान वाहक पोत जी, एयरक्राफ्ट कैरियर जी, वो भी अभी बना है। और हालांकि वो इतना अभी काफ़ी डिबेट चल रही है कि कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो जो होता है उसके साथ इतने सारे जहाज चाहिए रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लीट पूरी फ्लीट चाहिए रहती है, तो वो एक अलग पॉइंट है डिबेट का। लेकिन देखा जाए तो हमको दुनिया आप बोले चौंकाने की क्षमता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी चौंक चुके हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और आप ये यकीन मानिए कि थोड़े ही समय में, ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से 7-8 साल में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ा वन ऑफ एटलीस्ट टॉप 3-4 में ऑलरेडी मतलब आ जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए। जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उनका कई कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सपोर्ट चल रहा है। ये हमारे अंदर क्षमता है और हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कौशल है, युवा शक्ति है। और सबसे बड़ी बात, एक मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, आत्म कौशल भारत, इन सब प्रोग्राम से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है डेवलपमेंट। लेकिन इसमें टाइम फैक्टर एसपीएस खुराना सर बहुत महत्वपूर्ण है। हम डेवलप हो रहे हैं बट उसको कन्वर्ट करने में, सबको चीज़ होने में, क्योंकि हम बरसों बरस हमने इस और ध्यान नहीं दिया। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता, डिस्कशन नहीं बनाना चाहता, बट विद सम रीजन ऑफ द पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस हमने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जो होना चाहिए था शुरुआती दौर में। हमारे पास कितना समय बाकी है मौजूदा खतरों को देखते हुए कि चीन जिस तरह से एडवांसमेंट कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से यहाँ पर बिल्कुल बिलबिला रहा है कि किसी तरह से उसके जो होम ग्राउंड में जो बिछा पड़ा है वो किसी तरह से रेस्पिरेशन मिले और डाइवर्शन जो है जो इंडिया की तरफ चल जाए, पूरा का पूरा अटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो जाए। हमारे पास वक्त कितना बाकी बचा है, उस वक्त को देखते हुए हमारी तैयारियाँ किस हद तक अब मुफीद हैं? ये देखिए, मैं चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करूँगा। हर कंट्री का एक थिएटर ऑफ वॉर होता है।
ये जो प्राइमरी थिएटर ऑफ वॉर एंड सेकेंडरी थिएटर ऑफ वॉर। चाइना का प्राइमरी थिएटर व्हाट आई फील इज साउथ चाइना एंड ईस्ट चाइना। ये दो एरिया इनके प्राइमरी थिएटर ऑफ वॉर हैं और इंडियन ओशियन में उसका सेकेंडरी थिएटर ऑफ वॉर है। एक बहुत फेमस मिलिट्री के थ्योरिस्ट हुए हैं, उनका नाम था कार्ल वॉन क्लॉविट्स। उनका ये कहना था कोई भी देश अपने सेकेंडरी थिएटर ऑफ वॉर में तब रिस्क लेता है जब वो जानता है कि यहाँ से मेरे को कुछ रिवॉर्डिंग ज़्यादा मिलेगा, और तब वो साथ में ये भी देखता है कि रिवॉर्डिंग होगा बट खुद का रिस्क नहीं होगा, बहुत कम होगा, मतलब अपना नुकसान ना हो जिससे, और इससे एडवांटेजेस उसको ज़्यादा मिले बट लॉस कम हो। और यदि आप देखिए उसको रिवॉर्डिंग है, इंडियन ओशियन चाइना के लिए रिवॉर्डिंग है बट लॉस भी बहुत होगा, बिकॉज उसकी वही सप्लाई चेन, जैसे बताया उन्होंने, सप्लाई चेन काफ़ी लंबी हो जाएंगी, उनको एम्यूनेशन कैरी करना, अपने सारी चीज़ें कैरी करना और स्टेट में से निकल के जाना। इंडिया हैज़ गॉट बेटर एडवांटेज बिकॉज हम बिल्कुल उसके सिर पे बैठे हुए हैं। हमारी अंडमान की निकोबार की थिएटर कमांड वहाँ पर पूरी बन गई है और हमारे सारे चैनल्स खुले हुए हैं, तो हम इसमें एडवांटेज लेंगे। दूसरा, जहां जहां चाइना के इन बिटवीन प्लेसेस हैं, दे विल डायरेक्टली कम ऑन आवर टारगेट, चाहे हम्बनटोटा हो, यदि वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस दिखाई देगी तो वी कैन टेक ऑन, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। हम एक तरफ उनको रोक पाए अंदर घुसने से, तो दूसरी तरफ हम पूरा उनका मुकाबला करने में सक्षम है, और वो डिले करना मुश्किल नहीं है। तो फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ चाइना फोकस अभी करेगा केवल साउथ चाइना में फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, और उसको मालूम है यूएस एंड जापान यदि कहीं पर उनको ईस्ट चाइना में प्रेशर डालेंगे तो उसको वहाँ झेलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दो साइड नहीं खोलेगा। यस, प्रेजेंस अपनी बनाने की कोशिश करेगा, वो झंडे दिखाने की कोशिश करेगा कि झंडा बरदार है इस एरिया का, और पाकिस्तान को भी वो हाथ में रखने की कोशिश करेगा, पर युद्ध में अभी नियर फ्यूचर में नहीं देखता हूँ। सो बहुत ही शॉर्ट में आप दोनों से मैं एक सवाल जरूर लेना चाहूँगा, माय फाइनल क्वेश्चन, किस तरह से अब पूरे डिस्कशन के बाद किस तरह से हम देखते हैं एडमिरल साहब के, हरिकुमार साहब के इस बयान को, स्ट्रेटेजिकली वाइज, डिप्लोमेटिकली वाइज, पॉलिटिकल वाइज, कि भाई ये इस बयान का महत्व क्या है? देखिए, वो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, तो जो भी उन्होंने बोला है गंभीरता से बोला है, तो हमें उसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। कुछ इनपुट्स आते होंगे, शायद होंगे, पता नहीं, उसके आधार पर उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है, तो उसको आशंका खारिज तो नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत विचार ये मेरा है कि कम से कम अभी कुछ सालों तक इसकी संभावना मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, और अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरी वर्ल्ड का इतना ज़्यादा बदल गया है कि अभी हर कंट्री जो है वो थोड़ा वेट एंड वॉच वाली पोजीशन पे है। मुझे अभी निकट भविष्य में तुरंत लड़ाई की संभावना नहीं नजर आती, ये व्यक्तिगत विचार है मेरा। फुल रिस्पेक्ट टू द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल्सो सर, मतलब एक सवाल और मैं इसमें सप्लीमेंट्री ले रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहना है कि युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं हमारी तैयारियों को और बढ़ाने के लिए, हमारे जोश को बढ़ाने के लिए इसके पीछे आप ये देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फौज को कहीं ना कहीं एक मैसेज होना चाहिए कि भाई यू शुड बी हाई ऑन अलर्ट। कोई भी मिलिट्री लीडर होता है वो हमेशा पूरी कोशिश करता है कि उसके मातहत जितने भी लोग हैं वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं। ये हो सकता है कि ये अपने लोगों को मोटिवेट करना और खासतौर पर बताना कि भाई देखो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी चेंज हो रही है, फास्ट पेस पे हो रही है, तो कर्तव्य ये बनता है फौजियों का कि आप सब अपनी तैयारी पे ध्यान दें, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें, और मानसिक तौर पर तैयार रहें कि युद्ध होता भी है तो कम से कम, हो या ना हो किसी को नहीं पता, लेकिन होता भी है तो कम से कम ये कि हम तैयारी से अपनी पूरी ट्रेनिंग के साथ हम अपनी लड़ाई में भाग लें। ठीक है कर्नल सर, 1971 के बाद 1971 के बाद जब हम सुना करते थे अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया, रशिया ने फिर अपने पनडुब्बी की पूरी फ्लीट भेज दी, और ये जो पूरे हमारे एडवेंचर जो हम सुनने को मिलते हैं कि फिर उसके बाद भारत ने बांग्लादेश का निर्माण कराया, उसके बाद एक बड़ा जो है करीब कहा जा सकता है 4 से 5 दशक का जो अरसा है, उसके बाद कहीं ना कहीं नेवी की चर्चा नहीं होती है ना, वो कहीं ना आउट ऑफ स्क्रीन है, लेकिन आर्मी की ज़रूर होती है, आर्मी लगातार लोहा ले रहा है, इवन हमारे एयरफोर्स की होती है जिन्होंने लगातार, कुछ नहीं तो हमारे एयरफोर्स ने जो बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए उसको लेकर भी हमारी एयरफोर्स की तारीफ हुई है, गरुड़ फोर्स की हमारे हमेशा तारीफ हुई है। नेवी अचानक से सुर्खियों में आ गई है। नेवी अभी आई है, अभी एक्शन में भी आएगी,
वो भविष्य में देख रहा हूँ कि जो जो मलक्का के ऊपर हम प्रेशर डालना शुरू करेंगे, नेवल ये पूरे एरिया एंड थिएटर कमांड ऑफ अंडमान निकोबार दोनों एक्शन में रहेंगे। अभी देखिए, यदि आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, हमने गलवान देख लिया, हमने डोकलाम देख लिया, हमने तवांग देख लिया। चाइना एक प्लेटो पे है, हाइट पे है, हमारा स्लोप में आके नीचे है। हमारे पास में पूरे असम एंड अरुणाचल प्रदेश जितना पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, आज 17 एयरफील्ड वहाँ पर हैं जहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं। और 17 एयरफील्ड यदि आप वहाँ पर देखते हो कि 14 से 15 एयरफील्ड है, वो उनकी हाइट पे हैं। देखिए, जब लड़ाई होगी ना, मैं अभी थोड़े आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू लाता हूँ, फिर मैं आपको नेवी में लाके समझाता हूँ। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है कि आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे 10,000 फीट के ऊपर, जहाँ वो उनकी हाइट है। हम फिर भी तेजपुर में बैठे हैं, ग्राउंड लेवल पे बैठे हुए हैं। हम गुवाहाटी में बैठे हैं, ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं। बागडोगरा पे बैठे हैं, ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं। तो हम कभी टेक ऑफ करेंगे तो हम ऊपर एकदम पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन हम लेके चल रहे हैं सब कुछ। उनको पहले ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, पूरी ऑक्सीजन सक करनी पड़ेगी, तब अपना एयरक्राफ्ट उड़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें ना उनकी टेक ऑफ में प्रॉब्लम करने वाली हैं, क्योंकि आपको वहाँ ऑक्सीजन पहले से कम है। बर्निंग ऑफ फ्यूल के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। और जबकि हमारा इजीली टेक ऑफ हो जाएगा, और उनके जब टेक ऑफ करेंगे तो हमारे भी उस हाइट पे बैठे हुए उनको पकड़ लेंगे। जब हमारे नीचे से टेक ऑफ करेंगे ना, उनके रडार को पकड़ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपकी बात के साथ में, कि जहाज जब उड़ता है तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला पेलोड, क्या हथियार लेके चल रहे हैं, बम, ड्रॉप टैंक्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स। दूसरा टेल। जब प्लेन में आप रहते हैं तो आप ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका टेक ऑफ बड़ा स्मूथ हो जाता है। आप ज़्यादा पेलोड लेके, ज़्यादा तेल लेके उड़ सकते हैं। जैसे कर्नल खुरान साहब ने बताया कि उनकी एयरफील्ड्स हैं ऊंचाई पे हैं, तो ऊंचाई की, जैसे लेह में आप जाइए तो लेह में ज़्यादा फुल लोड आप कैरी नहीं कर सकते हैं, हवा थिन होती है वहाँ पर। तो इसलिए इंजन का, जो जहाज का इंजन होता है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाता है। तो उनको वो पेलोड लेके, उतने हथियार लेके, उतना एम्यूनिशन लेके नहीं उड़ सकते। ये उनके साथ इनबिल्ट प्रॉब्लम है, जो हमारे को एडवांटेज देती है। लेकिन अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से काफ़ी हद तक इस पर समाधान हो सकता है, लेकिन एयर टू एयर रिफ्यूलर भी इतना आसान नहीं होता ऑपरेशंस उस मतलब इस सब सिनेरियो में, लड़ाई वड़ाई के सिनेरियो में। बहुत फास्ट। जी, आप बोल रहे थे। इन ब्रीफ सर, इससे मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। आप किस तरह से लेते हैं एडमिरल साहब के बैंगलोर के वक्त हमारे पास बहुत कम है। ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा। एडमिरल साहब हरि कुमार जी, अच्छा, एडमिरल साहब का ये है कि युद्ध की आशंका, युद्ध की आशंका। देखिए, ऐसा है, फ्यूचर में स्क्रमिशेस हो सकते हैं, थोड़े बहुत टकराहट हो सकती है, क्योंकि इसमें चाइना का मोर इंटरेस्ट है। और यदि नेवल चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हमारी नेवल क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारी टैक्टिक्स को और स्ट्रांग करने के लिए, हमारी फायर पावर को इम्प्रूव करने के लिए, वेरियस लेवल पे कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, और पूरा एकजुट होकर परफॉर्म करने के लिए है। यदि उनकी डायरेक्शन है तो क्षमता बढ़ेगी नेवी की, कर्मठता बढ़ेगी, और साथ में हमारी जो फायर पावर है वो भी बढ़ेगी। एक क्षमता, एक विश्वास पैदा होगा कि हम चीन को रोकने में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल, चीन को रोकने में बिल्कुल हम सक्षम हैं। और जिस तरह से कंबाइंड थिएटर कमांड की जो बैठक हाल ही में भोपाल में हुई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हमारी तीनों जो सेना है उसमें जो सामंजस्य कोऑर्डिनेशन है वो और बढ़ा है। तो लगातार हम एक, और हम तो रहे हैं सर, अगर हम पारंपरिक तौर से देखा जाए तो हमारे तमाम जो देवी देवता हैं उनके हाथ में हमेशा से हथियार रहे हैं। और भारत को पता नहीं क्यों इतना शांतिप्रिय देश कहा जाता है। बट अभी ना थोड़ा सा अभी चीज़ें बदल रही हैं। अभी इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम, हम तीनों के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज कर रहे हैं। वियतनाम के साथ हमारी काफ़ी कुछ टाइज हो गई हैं। हमने उनको स्पीड बोट एक प्रेजेंट की थी, हाई स्पीड बोट। साथ में उनकी मिलिट्री कॉलेज में हमने उनका नेटवर्किंग के लिए पूरा मिलिट्री पार्क बनाया है। हमने 100 मिलियंस उनको डेबिट लाइन, क्रेडिट लाइन का हमने आर्मामेंट के लिए दिया है। आर्मामेंट एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर एंड आर्मामेंट के लिए हम उनके पास एक स्ट्रेटजिक टाइज कर रहे हैं। तो हम वियतनाम को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप जानिए वियतनाम के साथ में कुछ छोटे आइलैंड हैं जो उसके कब्जे में है, जिसके लिए 1956 से वियतनाम उसको अपना क्लेम करता है, चाइना उसको अपना क्लेम करता है। तो हम इनसे यदि 3 स्ट्रेटेजिक टाइप कर लेंगे तो हमको बहुत एडवांटेज होगा लॉन्गर रन में। बहुत एडवांटेज होगा लॉन्गर रन पे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि हमारी भारतीय सेना
पूरी तरह से सक्षम है सक्षम है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बट स्टेटमेंट। लास्ट में एक और ऐड करना चाहूँगा कि हम अपने एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा। हमारा पुराना स्टैंड था, थोड़ा सा हम डिफेंसिव थे, अब एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा और एग्रेसिव मोड को बनाए रखना पड़ेगा, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले में कहते हैं हमारे पाले में आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ। लेकिन हम उसको दूसरे के पाले में जाके ठोकना पड़ेगा। और उसके घर में घुस के ना हमको उसके दुश्मनों के साथ मिलना पड़ेगा। बिल्कुल, दुश्मनों के साथ मिलना पड़ेगा। बहुत ही ये aggressive पॉलिसी आप उस पर एक्ट करना मैं पड़ेगा। कुछ बोलूंगा Yes, sir. कि Please, sir. ये कहा जाता है ना, इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जो विजयी होते हैं। विजयी वही होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली वो होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर भी होती है। आज की तारीख में जिसके पास पैसे हैं, जो इकोनॉमिक जिसका स्ट्रेंथ है, वही मिलिट्री में स्ट्रेंथ डेवलप करता है। और चाइना के बारे में कहते हैं, चाइना में मतलब उसका कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रिटायर कर्नल एसपीएस खुराना साहब, Thank you. एयर कमोडोर साहब आशुतोष चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों साहब को जय हिंद सर, बहुत बहुत आपने समय दिया। जय तो इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश ये थी आपको बताने की हमारी भारत की जो स्ट्रेंथ है। और आपने समझा होगा कि अक्सर कहा जाता है कि भारत तो कुछ नहीं कर रहा साहब, देखिए वो चाइना कितना आगे बढ़े। हमारे हिंदुस्तानियों के दिमाग में इस तरह का फितूर डाल दिया गया है, इंजेक्टेड है। उनको बताया गया है कि नहीं, तो देखो भारत तो बस अपने गांव में, खेत में और खलियान में उलझा हुआ है, यहाँ पे छोटी छोटी बातों पर पॉलिटिक्स होती है। मतलब एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी जो है वो स्ट्रेटेजिकली हमारे दिलो दिमाग में ठूस दी गई है और उसे निकाला जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कर्नल एयर कमांडर साहब के जरिए, कर्नल साहब के जरिए और तमाम हमारे जो फौज के, जो आर्मी के जो जवान हैं, उनके जरिए आपको बताया जाए कि किस तरह से भारत भी अब एग्रेसिव पॉलिसीज लेके आगे बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ तो अगर देखा जाए तो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़ दिया था, अश्वमेध यज्ञ का, कि घोड़ा जहां जा जाएगा वो राज्य हमारा हो जाएगा। तो ये तो हमारे देश में तो इस तरह का इतिहास मिलता है। तो हमारे यहाँ तो अब कहा जा सकता है ना कि हम बहुत शांति प्रिय हैं, ये नया भारत है, न्यू इंडिया है। और अब इसका जो है टेस्ट जो है हमारे दुश्मन अब चखने लगे हैं। और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि उसका आका चीन, जिसको बड़ा वो बब्बल गम की तरह सोचता था कि चीन है, वो बब्बल गम फटाका फूट चुका है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको आका बना लिया। ना तो उसको आटा दिला पा रहा है, ना वो उसके आतंकवादी गतियों को सुलझा पा रहा है, ना वो भारत को आंख दिखा पा रहा है। तो चाहे पाकिस्तान सोच रहा है कि बाप भी बनाए तो किसको बना ले, लेकिन हमारे जो पिताश्री हैं वो एक ही हैं, वो है भारत। और भारत के लिए हम सब लोग खड़े हुए हैं आप सभी के साथ। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन।